इस चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। अभी तक हम इस चैनल पर देखने में आ रहा था कि 12th केमिस्ट्री को लेकर सबसे ज़्यादा लेक्चर आ रहे थे। 10th और 11th के लेक्चर्स को रोक दिया गया था, लेकिन अब हम बहुत ठीक तरीके से 10th, 11th, 12th तीनों ही क्लासेस के सब्जेक्ट को लगातार कंटिन्यू करेंगे और आपको देखने में आएगा कि आपको अल्टरनेट डेज पर 10th, 11th, 12th के जो लेक्चर्स हैं सब्जेक्ट के वो आपको मिलते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने की। साथ ही आपको मैं बता दूं, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम 10th क्लास की साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा था कि साइंस में 3 पोर्शन होते हैं जो आगे जाकर 11th और 12th में 3 सब्जेक्ट बन जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मीन्स भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो 10th साइंस में वो एक साथ ही होते हैं, कंबाइन होते हैं, इसलिए हम उसको साइंस ही कहते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पहला चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जो चैप्टर हैं साइंस 10th साइंस में, वो रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं। उनमें से मैं आपको 3 चैप्टर इस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करा चुका हूँ, बिल्कुल एकदम जो चैप्टर के साथ। उसमें जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन है और लगभग 20 से ज़्यादा पर चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न भी करा चुका हूँ। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो सारे के सारे चैप्टर अपनी कॉपी पर नोट कर लिए होंगे, उनको रिवाइज कर लिया होगा। कोई आपकी क्वेरी या डाउट रहेगा तो आप मेरे से मालूम कर लेंगे कमेंट के माध्यम से। साथ ही आज से हम 10th साइंस में, जैसे आपको मैंने बोला कि केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, 3 में फिनिश करा चुका हूँ, 1 चैप्टर बचा है जो चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, उसको अभी हम थोड़ा बाद में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन पहले हम 10th साइंस में जो तीसरा पोर्शन होता है फिजिक्स भौतिक विज्ञान के नाम से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, जो हमारे चारों तरफ दर्पण, लेंस, उनका प्रयोग उपयोग, ये सब चीजें आप देखते हैं। कैसे दर्पण से आप सुबह के टाइम में जब उठते हैं और अपना फेस देखते हैं तो वो कैसे आपको दिख जाता है, जैसे आप हैं वैसे ही दिखता है। लेंस के माध्यम से आप कितनी सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो ये सब जो दर्पण और लेंस जो आए, वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो प्रकाश की घटनाएं होती हैं, वहां से रिलेट करते हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है कंपटीशन की दृष्टि से भी, और अगली क्लासों में इसे ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाशिकी ब्रांच के नाम से पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आप समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और लगभग ऐसा मैं मानता हूं कि ये और इससे अगला चैप्टर दोनों मिलाकर लगभग 10 से 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इजी वे में इसको पढ़ेंगे। कोई आपको परेशानी आएगी तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। पढ़ाने का तरीका वही है कि पहले मैं आपको चैप्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ाकर लिखाकर कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लगभग 20, कम से कम 20, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, उनको भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए हम एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज है, और अपने आसपास आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं प्रकाश से संबंधित दिखाई देती होंगी, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने का मौका मिलेगा। तो ये क्या है परावर्तन और अपवर्तन। इससे पहले ये हेडिंग ही लिखा है यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश ही क्या होता है, तो बिल्कुल बारीकी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि जब तक आपको छोटी से छोटी बारीकी बात ना पता हो तो आगे के टॉपिक एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं, आगे के टॉपिक नहीं समझ में आते हैं। और साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि जब भी कोई वर्ड आपके सामने नया आता है तो उस वर्ड का मतलब आपको देसी स्टाइल में बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपसे कोई बोले, तो कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, देखिए आपके माइंड में इमेज बन रही है क्या, डॉट पेन, जेल पेन, टॉफी, च्युइंगम, बिस्किट्स। तो इस टाइप से जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में सबकी इमेज बन रही होगी। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ प्रकाश तो ब्लैंक जा रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ परावर्तन, मैं बोल रहा हूँ अपवर्तन, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या कह रहे हैं सर। तो इसलिए जब भी आप कोई पढ़ाई का टॉपिक उठाते हैं समझने के लिए, तो उसका आपको एक ऐसा अपने इजी गोइंग मीनिंग पता होना चाहिए, इजी वे में उसका मतलब पता होना चाहिए। कि जैसे बोला प्रकाश, तो प्रकाश क्या है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं चलिए अपना चैप्टर। तो पहला हेडिंग ही मैंने यहाँ लिखा है प्रकाश, हालांकि डेफिनेशन लिखी है, लेकिन उसको आप समझने से पहले डेफिनेशन को मैं प्रकाश की बात आपको बताता हूँ। इसे हम इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। तो जनरली तो आप कहते हैं कि लाइट आ गई है इस टाइप से, ये वैसे लाइट की हम डेफिनेशन आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए प्रकाश क्या होता है। मान लीजिए आपके कमरे में अंधेरा हो रहा है और वहां पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, तो आप देख ही नहीं पा रहे क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां अंधेरा है।
लेकिन अगर आप वहाँ बल्ब ऑन कर दें, बल्ब को जला दें या मोमबत्ती जला दें, तो आप देखेंगे कि आपको उस अंधेरे कमरे में जो वस्तुएं रखी थी वो साफ दिखाई देने लगेंगी। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि वो पहले जो अंधेरा था, बल्ब या मोमबत्ती जलाने पर वो आपको वस्तुएं दिखने लगी, पहले दिख नहीं रही थी। तो देखिए हुआ क्या कि जो आपने मोमबत्ती जलाई या जो बल्ब ऑन किया, तो उससे क्या हुआ कि एक जलती हुई मोमबत्ती या उस ऑन बल्ब से, जो बल्ब ऑन किया है उससे कुछ ऐसी ऊर्जा निकली, कुछ ऐसा विकिरण निकला, रेडिएशन निकला, जो उन वस्तुओं पर गिरा और उस वस्तुओं से टकरा कर तुम्हारी आंख पर पड़ा और उस वस्तुओं को आप देख पाए। इसका मीन्स क्या हुआ? एक ऐसा विकिरण, एक ऐसी ऊर्जा जो हमें वस्तुओं को दिखाती है, वस्तुओं को देखने में मदद करती है, या जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुएं मीन्स ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उन सब, उस विकिरण या उस ऊर्जा को हम बोलते हैं प्रकाश बोलते हैं। तो एक बार समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए रात हो जाती है तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की उपस्थिति में हमें अपने चारों तरफ की जो वस्तुएं वो दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि सूर्य से एक ऐसी ऊर्जा उन वस्तुओं पर पड़ती है। ऊर्जा मीन्स ऐसा विकिरण, ऐसी तरंगे, ऐसा रेडिएशन। ये सब वर्ड आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। विकिरण मीन्स ऊर्जा है, तरंगे हैं। तो जब सूर्य से कुछ ऐसी ऊर्जा या विकिरण उन वस्तुओं पर गिरता है, उन वस्तुओं से वो टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, वो वस्तुएं हमें दिखती हैं। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जैसे सूर्य है, जलती हुई मोमबत्ती है, जलता हुआ बल्ब है, उनसे निकलने वाली ऐसी ऊर्जा या विकिरण जिसकी सहायता से हम वहां विद्यमान वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश के स्रोत कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ कृत्रिम है। प्राकृतिक माने जो ईश्वर से, जो नेचर में पहले से हैं, जैसे सूर्य है, जबकि कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जैसे मोमबत्ती, बल्ब, ये सब कृत्रिम स्रोत हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यही लिखा है, वह विकिरण मीन्स वह ऊर्जा जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं उनको हम देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो इसका मतलब प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, एक विकिरण है, जो बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं वहां से निकलता है और उन वस्तुओं पर पड़ता है, और फिर उन वस्तुओं से टकराकर वो ऊर्जा हमारी आंखों पर पड़ती है और हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हम कहते हैं ना कि मशीनों को चलाने वाली ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कह देते हैं। घर में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसे हम विद्युत ऊर्जा बोल देते हैं। ऐसी वायु के द्वारा कोई ऊर्जा मिलती है तो उसे हम पवन ऊर्जा बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से प्रकाश भी एक ऊर्जा है, एक विकिरण है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसलिए हम ऐसे विकिरण या ऐसे ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है, सूर्य है, मोमबत्ती है, बल्ब है, आदि प्रकाश के अच्छे स्रोत हैं। इनमें से सूर्य प्राकृतिक स्रोत है क्योंकि वो प्रकृति में पहले से विद्यमान है, जबकि मोमबत्ती और बल्ब कैसे स्रोत हैं? कृत्रिम स्रोत हैं। तो आपको ये प्रकाश जो है, क्योंकि देखिए जब हमारा चैप्टर का नाम ही प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, तो पहले हमें कम से कम प्रकाश के बारे में तो पता होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, जो प्रकाश की डेफिनेशन है। इसके बाद में आप लोगों को प्रकाश के क्या गुण होते हैं उसको डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपके लिए लिख दूंगा, फिर एक एक गुण हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए प्रकाश की परिभाषा जानने लिखने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जिसका जो टॉपिक है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। ये लाइन तो आपको याद रहती होगी, निम्नलिखित वाली लाइन। कई बार तो ऐसा होता होगा यही याद रहती होगी, कुछ और याद रहता नहीं होगा। तो चलिए खैर, प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं, उनमें से हम एक एक करके, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं और इसको तैयार करते हैं। देखिए पहला जो प्रकाश का गुण है, प्रॉपर्टी है, वो है प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से चलता है। तो जितनी सभी संभव दिशाएं हैं, जैसे आप सूर्य के प्रकाश को देख लीजिए, चाहे बल्ब के प्रकाश को देख लीजिए, चाहे मोमबत्ती से निकलने वाले उत्सर्जित प्रकाश को देख लीजिए, तो वो जितनी भी दिशाएं हैं समान रूप से चलता है। ऐसा तो देखने में नहीं आता कि भाई आपके वाले जो एरिया में ज्यादा आ गया, दूसरे के एरिया में कम पहुंचा या बाद में पहुंचा। तो प्रकाश जो है सभी संभव दिशाओं में समान रूप से फैलता है, समान रूप से चलता है। तो ये पहला पॉइंट है आपका। बात अगर हम प्रकाश के दूसरे गुण की करें, जिसमें है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन में प्रकाश आता है। कैसे? आप 3 गत्ते ले लीजिए और उनमें ये जैसे एक गत्ता हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा है, इनमें आप छिद्र कर लीजिए, ये छेद कर दिया गया है। और इधर की तरफ आप कोई जलती हुई मोमबत्ती जैसी ले लीजिए, ये मोमबत्ती होगी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इधर की तरफ से आप देखिए, इधर से जब देखेंगे अगर ये छेद एक सीध में हुए तो प्रकाश आपको बिल्कुल साफ दिख जाएगा। अगर इनमें से एक भी गत्ता आपने ऊपर किया, माने छेद के सामने छेद नहीं आया, तो फिर आपको वो जलती हुई मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। इससे ये पता चल रहा है
कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, क्योंकि जब ये सीधी रेखा में है तीनों चेयर और वो मोमबत्ती आपको दिख जाएगी, तो इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण गुण आपका कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं तीसरे गुण की, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। देखिए जब सूर्य से प्रकाश आता है तो प्रकाश तो आपको नहीं दिख रहा, माने वो एनर्जी तो आपको नहीं दिख रही, हाँ उसकी उपस्थिति में वस्तुएं जरूर आपको दिख रही हैं। जलते हुए बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है वो हमारे जो माध्यम है वहां प्रकाश हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें प्रकाश की उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता, लेकिन उसकी उपस्थिति से वस्तुएं हमें दिखने लगती हैं। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुण है प्रकाश का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। माने जितनी चीजें भी आप जानते हैं अगर हम उनकी चाल की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ऐसा कहते हैं कि सूर्य से प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसको समय लगता है 8 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है। माने प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है, और प्रकाश की चाल इतना ज़्यादा होती है कि वो 1 सेकंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर रनिंग कर पाता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कई बार यहाँ क्या होता है 3 गुणा 10⁸ किलोमीटर भी लिख देगा तो ये घात क्या हो जाएंगी, 3 कम हो जाएंगी, तो 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होगा। तो उसको ध्यान से देखिए, मीटर पर सेकंड यूनिट में लिखा है। इसके बाद पांचवा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। माने जो प्रकाश तरंगें होती हैं उनमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण होते हैं, वो प्रदर्शित करती हैं। ये आप थोड़ा सा बड़ी क्लास में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों को लेकर। इसके बाद प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि कोई प्रकाश 1 सेकंड में कितना चल पाता है। तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। माने प्रकाश तरंगें इतने से इतनी एंगस्ट्रॉम के बीच रनिंग करती हैं। फिर वह प्रकाश किरणें कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। माने अगर जैसे प्रकाश किरणें आपस में टकरा जाएं तो एक दूसरे पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती हैं। इसके बाद ये देखिए 8वां पॉइंट मैंने लिखा नहीं था, लेकिन 8वां पॉइंट ही आपका चैप्टर है, इसलिए मैंने जानबूझकर लिखा नहीं था। क्या है कि जो प्रकाश है, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं पाई जाती हैं। प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, प्रकीर्णन होता है। ये जितनी घटनाएं मैं बोल रहा हूँ ये सब होती हैं। कुछ इस साल मतलब इस 10th सिलेबस में पढ़ेंगे, कुछ आप 12th में तक जाकर पढ़ेंगे। तो इस बार तो हमारे सिलेबस में परावर्तन और अपवर्तन है। तो प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं पाई जाती हैं। प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन की घटना होती है। अब ये क्या घटना होती है इसी को तो हमें जानना है, यही हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन को ही जानेंगे। तो ये जो मैंने आपको प्रकाश के गुण बताए हैं इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, और इसमें कहीं कोई आपका डाउट है तो उसे कमेंट के माध्यम से मुझसे डिस्कस कर लें। तो देखिए प्रकाश के गुण पढ़ने के बाद उनको आपने कॉपी पर नोट कर ही लिया होगा। उसके बाद इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो उस टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसको मैं पहले आपको डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद मैं आपको थ्योरी लिख दूंगा जिसको आप नोट कर लेंगे। तो बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की ये घटना है, प्रकाश का एक गुण है। क्या है, आप एक कांच की पट्टी लीजिए, ये कांच की कोई पट्टी है, ठीक है। इसके एक भाग पर आपने पॉलिश कर लेनी है। पॉलिश से मेरा मतलब है कि पेंट कर लेना है। कई बार ये बेरियम स्ट्रांसियम ऑक्साइड भी होता है। तब हम जब एक कांच की पट्टी लेते हैं और उसके एक भाग पर पॉलिश माने पेंट कर देते हैं, तब उस कांच की पट्टी को हम कांच की पट्टी ना कहकर उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या है भाई, ये एक एक करके नाम भी बताता रहता हूं मैं आपको। ये है परावर्तक पृष्ठ। इसका मतलब है कोई प्रकाश किरण जब इस पर गिरेगी तो टकराकर वापस जाएगी, क्योंकि जब ये कांच की पट्टी पर अगर हम पॉलिश नहीं करते तो प्रकाश की जो एक घटना आगे बढ़ेंगे अपवर्तन वहां यूज होता है। तो एक एक करके पॉइंट को समझिए। तो ये कांच की पट्टी है कोई, इसके एक भाग पर पॉलिश कर दी है, माने इसको लिख भी देता हूं। देखिए ये पॉलिश है, माने ये पेंट है, में लिख दिया मैंने पॉलिश या पेंट। और ये आपकी जो है ये चीज ये कांच की पट्टी है। बहुत ही इजी वे में मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कांच की पट्टी हो गई, और जब इस पर पॉलिश हो गया तो इस कांच की पट्टी और इस पॉलिश को मिलाकर बोल रहे हैं परावर्तक पृष्ठ है इधर। इस पर कोई प्रकाश की किरण जब गिरेगी
एक किरण नहीं, बहुत सारी किरणें गिरती हैं, लेकिन हम इसको समझने के लिए एक किरण खींच रहे हैं। कोई प्रकाश किरण जब इस परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, तो जो किरण गिरती है ये प्रकाश की किरण है, तो उस गिरने वाली किरण को हम बोलते हैं ये आपतित किरण है। जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है उसको बोला जाता है आपतित किरण। ठीक, तो ये आपतित हुई। तो ये मान लीजिए, देखिए ये तो कांच हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया, तो ऊपर जो माध्यम है वो वायु है एक तरीके से। तो जब ये प्रकाश किरण इस पर गिरती है तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वो उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम माने अगर वायु से आई थी तो वायु में चली जाएगी, लेकिन किसी अन्य दिशा में जाती है। ये चली गई है किसी अन्य दिशा में, तो ये यहाँ पर गिरी किरण परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर गिरी और उससे टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो आई थी उसी माध्यम में वापस चली गई है, लेकिन किसी अन्य दिशा में चली गई है। तो इस टकराकर जो वापस जा रही है इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। तो प्रकाश की किरण जो गिरती है परावर्तक पृष्ठ पर उसको आपतित, और जो टकराने के बाद उसी माध्यम में किसी अन्य दिशा में, क्योंकि देखिए जिस दिशा में आई थी उससे अन्य दिशा में गई है, किसी दूसरी दिशा में गई, लेकिन माध्यम वही है, क्योंकि जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली गई है। माध्यम से मेरा मतलब है अगर ऊपर वायु है तो वायु में ही चली गई है, वायु से आई थी वायु में ही चली गई है। तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो क्या हुआ प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, गिरती है, तब वह उस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में किसी अन्य दिशा में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बड़ा इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक बात मैं इसलिए बता रहा था कि आपका जो पृष्ठ है वो परावर्तक होना चाहिए। परावर्तक बनाने के लिए आप कांच की एक पट्टी लेंगे, उसके एक भाग पर पॉलिश या पेंट कर देंगे, फिर उस पर कोई प्रकाश की किरण जब गिरेगी तो जिस बिंदु से वो टकराएगी, उस टकराने के बाद वो किसी अन्य दिशा में, माने जिस दिशा से आई थी उससे अलग दिशा में उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। जो किरण गिरती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। अब इसके डिटेल में और जाते हैं। क्या डिटेल? जिस बिंदु पर वो किरण गिरती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, क्योंकि एक एक नाम आपको क्लियर होना चाहिए। आपतन बिंदु उसको कहते हैं। ठीक, तो ये आपतन बिंदु हो गया। इस आपतन बिंदु से हम एक लंब खींचते हैं। इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है। चूंकि हम इसे खींच रहे हैं, ये हमारे द्वारा रचना हो रही है, इसलिए इसको हम डेड डैश से बना रहे हैं, और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं अभिलंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। भाई आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंस रेज, जो जा रही है उसको बोलते हैं वापस, उसको रिफ्लेक्टेड रेज, और जो बिंदु है इसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट, और जो ये अभिलंब है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, तो इस प्रकार से ये घटना प्रकाश का परावर्तन हो गई, ये इसमें हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा परावर्तन के नियम। वो मैं आपको इसकी पहले थ्योरी लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा। ये डायग्राम बना रहेगा, पहले इसकी हम थ्योरी को लिख लेते हैं। तब तक आप अपनी इस कॉपी पर इसको बना लें। मैं पहले यहाँ थ्योरी लिख देता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ एक बार फिर से। देखिए आपके लिए मैंने प्रकाश के परावर्तन की ये थ्योरी यहाँ पर लिखी है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। ये लिखा है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, ये प्रकाश की कोई किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिर रही है, तब वह उस पृष्ठ से टकराकर, इससे टकराने के बाद उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम, माने वायु से आई थी तो वायु में, उसी माध्यम में किसी अन्य दिशा में, भाई इस दिशा से आई थी तो अन्य दिशा, इससे दूसरी दिशा में वापस चली जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आपको पेपर में चित्र सहित बनाना है प्रकाश का परावर्तन, फिर इतनी थ्योरी भी लिखनी है। फिर ये बताया है कि प्रकाश की जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, ये जो गिरती है उसे आप आपतित किरण बोलते हो, और जो इससे टकराने के बाद अन्य दिशा में वापस जाती है उस वाली किरण को आप परावर्तित किरण बोलते हो। बाकी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हो, जिस बिंदु पर वो आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर वो आपतित किरण गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन चित्र सहित आपकी हो जाती है। तो या तो आपसे पूछेंगे प्रकाश के परावर्तन को समझाइए, तब आपने चित्र बनाना है और ये सब बनाना है। ठीक, यहाँ पर एक बात और समझाने की होती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं क्या कोई एक किरण के लिए हो रहा है? देखिए ऐसा नहीं है। जब आप प्रकाश डालेंगे तो उस पर असंख्य किरणें गिरेंगी और असंख्य इस पर आपतन बिंदु होंगे, फिर यहाँ से टकराने के बाद वो सब जाएंगी उसी माध्यम में अन्य दिशा में। तो हमने तो आपको समझाने के लिए कोई एक किरण के लिए ऐसा बता दिया, तो ऐसे बहुत सारी किरणों के लिए होगा और बहुत सारी परावर्तित किरणें होंगी। तो ये सारी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। इसको आप अपनी कॉपी पर ठीक से बना लीजिए, इस थ्योरी को लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो
तो परावर्तन के नियम भी बोर्ड एग्जाम में अलग से लिखने के लिए आ जाते हैं। ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, चित्र से ही समझाइए तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम भी लिखिए। तो इसके बाद हम परावर्तन के नियमों की बात करेंगे, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो देखिए, जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि हम परावर्तन के नियमों की चर्चा करेंगे, तो परावर्तन के नियम में चित्र वही बना है। इसमें क्या है, देखिए पहला जो नियम है परावर्तन के, पहली बात तो दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का जो है वो दो नियमों का पालन करता है, अर्थात परावर्तन के दो नियम है, जिनमें से पहला नियम क्या है, ये जो आपतित किरण है आपकी, जो गिरने वाली किरण है और जिस बिंदु पर ये गिरी है उस पर जो अभिलंब है ये चीज, और जो परावर्तित किरण है, माने प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। माने आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब जैसे आप जानते हैं ना, एक्स वाई तल, बाई जेड तल, एक्स जेड तल, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर एक्स वाई तल में है तो तीनों के तीनों एक्स वाई तल में होंगे, तीनों के तीनों वाई जेड ही तल में होंगे। माने ये नहीं है कि ये अलग तल में हो, ये अलग तल में हो, ये अलग तल में हो, ऐसा नहीं है, तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही देखिए मैंने पहले नियम में लिखा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बड़ा इजी है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम बहुत इजी है। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखेंगे, जो आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है उसके बीच जो ये कोण बनता है, ये कोण, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, इसलिए इस कोण का नाम क्या है, ये आपतन कोण है। आपतन कोण, क्योंकि इसे इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, इसलिए इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको बोला जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल। तो रिफ्लेक्शन एंगल है तो इसलिए इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं कि जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण के बराबर होता है। बात वही है, माने कोण आई बराबर कोण आर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंगल पर वो आपतित किरण गिरती है अभिलंब के साथ, उसी एंगल पर अन्य दिशा में, उसी एंगल पर उतने ही कोण पर अन्य दिशा में परावर्तित किरण जाती है अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए। तो ये दूसरा नियम लिखा है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं आपस में, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो ये परावर्तन के दोनों महत्वपूर्ण नियम हैं। तो या तो एग्जाम में आपको प्रकाश का परावर्तन सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा जो मैंने पहले बताया, या फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने के लिए आ सकते हैं, तब भी आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। तो दोनों स्थितियों में आपको ये चित्र अच्छे से आना चाहिए। हर चीज को किसको क्या कहते हैं वो मैंने बताया, क्योंकि ये भी याद रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो बहुत बार आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो ये सब बातें ध्यान आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ, कांच की पट्टी है, उस पर अगर पॉलिश कर देते हैं एक भाग पर तो उसको परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। अगर हम कांच की पट्टी पर पॉलिश ना करें, केवल कांच की पट्टी रहने दें, उसको पारदर्शी माध्यम बोला जाता है, वो अभी बाद में आएगा। फिलहाल जो किरण गिरती है उसको आपतित किरण, जो टकराकर अन्य दिशा में जा रही है उसको परावर्तित किरण, जो आपतन बिंदु जिस पर गिरता है परावर्तक पृष्ठ के ऐसा बिंदु जिस पर आपतित किरण गिरती है उसको आपतन बिंदु, उस पर हम खुद एक लंब खींचते हैं उसको अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, जिसको हम आर कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि हाँ प्रकाश के परावर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए तथा प्रकाश के परावर्तन के दो नियमों को लिखिए, तो वहां पर आपको ये मैंने अच्छे से बताया। ऑब्जेक्टिव में कई बार होता है कोण आई बराबर कोण आर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के बाद में। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हमने प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के क्या गुण हो सकते हैं, साथ में प्रकाश की जो एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं उसको और उसके नियम, क्योंकि इस चैप्टर में जो मेन पोर्शन है परावर्तन, दो भाग हैं, दो भाग में से प्रकाश का परावर्तन है, एक अवर्धन है। तो प्रकाश के परावर्तन को मैंने समझाया। इस प्रकाश के परावर्तन के आधार पर ही दर्पण बने हैं, और आपको पता ही है कि दर्पण जो है समतल है, गोलीय है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। तो जितना भी मैंने आपको बताया इसको आप ठीक से अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसकी जस्ट बाद से ही स्टार्ट करेंगे कि जो प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दर्पण क्या होते हैं, माने परावर्तन की घटना पर जो भी चीजें होंगी आपके चैप्टर में उस सबको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिकों के साथ।